नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी इकाई वस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा ट्रेड वाला भी 2 स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड किए थे, नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जो पीछे क्लास हुआ है वो ढूंढने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। तो हम ये काम करेंगे कि प्लेलिस्ट आपको बनवा के दे देंगे, तो वहां से आपको देखने में आसानी हो जाएगा, हर क्लास को आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, सभी एक बार क्या कीजिएगा, सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी ड्राइवर से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज का पहला प्रश्न देखिएगा कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम डैश होता है, यानी कि ट्रैफिक लाइन में जो आप सिग्नल संचालन देखते होंगे वो कौन कौन सा लाइट होता है, बता सकते हैं। क्या हरा, लाल, पीला होता है? होता तो 3 रंग है, बिल्कुल होता है, बट यहां पर आपको एक संचालन का क्रम बताना है। तो पहले लाल होगा, हरा होगा, उसके बाद पीला होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में डी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्रम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। चले बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि किसका उपयोग इंजन के आरपीएम के पठन के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा टेकोमीटर, तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर कर लीजिएगा। आरपीएम पठन के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेकोमीटर का करते हैं। देखिए ये वाला जो आपका है सेक्शन, जो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से, व्हीकल एक्ट हो गया या यातायात संकेत हो गया, गाड़ी का पार्ट पुर्जा हो गया ना, जितना हम आपको करवा देंगे सिर्फ उसको कर लीजिएगा, तो आराम से इसको कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। निम्नलिखित में से किस वाहन को पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए समझिएगा आप सभी, यानी कि वायु प्रदूषण प्रमाण पत्र जो गाड़ी का बनता है, किसको आवश्यकता नहीं है? आपको पता है कि अभी ईवी का दौर चल रहा है, इसको प्रमाण पत्र की आवश्यकता है नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक जो बस होता है नहीं प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जबकि डीजल वाहन को चाहिए, सीएनजी ये भी आपका पोल्यूशन फैलाता है, पेट्रोल भी फैलाता है, जबकि विद्युत वाहन ये नहीं फैलाता, तो इसको नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसीलिए सरकार इसको बढ़ावा भी दे रहा है। अगला है कि आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर डैश के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम की मिश्र धातु के बने होते हैं आपका आईसी इंजन के पिस्टन। ध्यान दीजिएगा, देखिए जितने भी क्लास हुआ है वो आप सभी हर क्लास को कीजिएगा, एक भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको सिर्फ आप पचाते चलिए, दिमाग में याद करते चलिए आप सभी, और हम आपको बार बार कहते हैं कि प्रश्न को याद कीजिए। जिस दिन प्रश्न याद करने का क्षमता आ गया उस दिन इस फील्ड का बादशाह आप ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और प्रश्न जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं चीजें आपका क्लियर होते जाएगा। एक इंजन अपने चौक का उपयोग कब करता है, बताइए। चौक का उपयोग हम कब करते हैं? जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है तो उस समय हम क्या करते हैं? चौक का उपयोग करते हैं। मोटरसाइकिल में भी आप सभी देखे होंगे कि चौक लेते हैं, उसके बाद गाड़ी भग से स्टार्ट हो जाता है। तो जब इंजन ठंडा हो जाता है उस समय हम क्या करते हैं? चौक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है कि एक अनिवार्य संकेत डिस्क का व्यास डैश होना चाहिए। तो एक अनिवार्य संकेत के लिए डिस्क का व्यास जो होना चाहिए 60 सेमी का होना चाहिए। कितना? 60 सेमी, याद रखिएगा आप सभी, 60 सेमी का होना चाहिए। चलिए अगला है कि चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है? देखिए चौड़ी सड़क पर अगर पार्किंग की बात किया जाए तो यह आपका आनत होती है, याद रखिएगा आप सभी, क्या होती है? आनत होती है। बस इसको आपको याद रखना है, फैक्ट है तो ध्यान रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए कि अस्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से डैश दिनों के भीतर किया जाएगा। तो ये कितने दिनों के भीतर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 दिन के भीतर किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि अस्थायी मोटर वाहन पंजीकरण डिलीवरी की तिथि से 7 दिन के भीतर जो है कि किया जाएगा। कितने दिन? 7 दिन। यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगला है कि चालक ने हथेली को सामने की ओर रखते हुए हाथ बाहर निकाले हैं और पीछे की कार उसे दाहिने ओर से ओवरटेक करती है, तो संभावित परिणाम क्या हो सकता है? यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आंसर कर सकते हैं। दोनों वाहन आपस में टक्कर करेगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन को समझिएगा कि एक चालक ने हथेली को सामने की ओर रखते हुए हाथ को बाहर निकाला है, ठीक है, और पीछे से कार उसके दाहिने ओर क्या कर रही है? ओवरटेक कर रही है। तो इस प्रकार केस में क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोनों वाहन टकरा जाएगा।
अगला है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बताए थे आप सभी को इससे पहले वाला क्लास में भी, क्या बताए थे, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार के आईसी इंजन में उत्प्रेरक परिवर्तक का उद्देश्य क्या होता है, तो यहां उत्प्रेरक परिवर्तक की बात किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, वायु प्रदूषण को कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है, वायु प्रदूषण को कम करना ही मुख्य उद्देश्य, याद रखिएगा। अगला है कि हमें सड़क के डैश पर गाड़ी चलानी चाहिए, तो देखिए हमें सड़क के बिल्कुल बाईं ओर गाड़ी चलानी चाहिए, किस ओर, बाईं ओर आपको गाड़ी चलानी चाहिए हमेशा, किसका बायां, अपना बायां। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्घटना अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, देखिए दुर्घटना अध्ययन जो है यह आपका सभी के लिए उपयोगी है, सड़क के भविष्य में सुधार के लिए भी है, संकेत प्रणाली में सुधार के लिए भी है, और सड़क एक तरफा बनाने के लिए भी है। बिल्कुल सही, इससे पहले भी ये क्वेश्चन का कुछ हम आपको हिस्सा बताए हुए थे कि एक तरफा सड़क क्या होता है, जैसे कि एक तरफ से खाली गाड़ी जाएगा और दूसरी तरफ से सिर्फ गाड़ी आएगा, और छोटा मोटा गांव घर में देखिएगा तो एक ही सड़क बनता है और एक ही सड़क पे आता है और एक ही सड़क पे जाता है। बट हाईवे सब में देखिएगा तो ऐसा नहीं होता है। हाईवे में क्या होता है, एक जाने के लिए होता है, एक आने के लिए, जाने वाला रास्ता में सिर्फ जाएगा, आने वाला रास्ता में सिर्फ आएगा, इसी को एक तरफा सड़क कहा जाता है। और संकेत प्रणाली में सुधार, जहां पर संकेत की जरूरी है, जहां टर्न है, जहां कोई तरह का खतरा होने वाला है, जहां कह सकते हैं ढलान है, जहां ऊंचाई है, वहां पर संकेत दिया जाता है। भविष्य में सड़क भी सुधारा जाता है अगर दुर्घटना होता है तो, बात समझे। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये कितने वर्ष का होता है। देखिए लोकसभा जो होता है इसे भंग किया जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी, और हर एक 5 वर्ष में लोकसभा भंग होता है, उसके बाद जो है कि फिर चुनाव होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। देखिए यहां से समझिएगा, एक लोकसभा होता है, अगर यहां से कोई भी पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनता है तो इसके लिए कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, और यहां से जो पीएम बनता है इसके लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष रखा गया है। चीजें क्लियर हैं। अगर वहीं राज्यसभा की बात किया जाए, जो राज्यसभा होता है इसे हम सिर्फ उच्च सदन कहते हैं, और यहाँ से कोई भी पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और यहाँ से जो पीएम बनेगा उसके लिए कम से कम मिनिमम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। इतना चीज़ें क्लियर हैं। लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा को हम सभी उच्च सदन कहते हैं, बूढ़ों का सदन कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी, जबकि लोकसभा को हम सभी निम्न सदन कहते हैं और जनता का सदन कहा जाता है। चीजें क्लियर हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मतदाता सूची का परिशोधन कितने वर्ष में होता है। तो देखिए मतदाता सूची जो है हर एक 5 वर्ष में ही संशोधन होता है, और उसके बाद जैसे कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव होने वाला होता है तो उसी समय मतदाता सूची जो है कि संशोधन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और मतदाता सूची में संशोधन करने का कार्य किसका होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। अच्छा, निर्वाचन आयोग का जो कह सकते हैं कि जो मुख्य अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश देखते हैं उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग जो देखते हैं आप सभी उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड रीफ समूह से सम्मानित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जीव की बात किया गया और ये सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, तो वो आपका गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि गंगा ही सिर्फ कहाँ है, भारत में ही है, इसके अलावा कहीं है नहीं है। तो गंगा डॉल्फिन कहाँ पाया जाएगा, भारत में ही पाया जाएगा। देखिए गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए जो है एक आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। कब, 2009 में। याद रखिएगा आप सभी, कब, 2009 में। अच्छा देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न आप सभी से पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी आपको हम प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, क्या आपको बताएं हम कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 1973 ईस्वी में। कब आया था, 1973 में क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाए। यहीं से अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, प्रोजेक्ट अगर एलिफेंट के बारे में पूछा जाए कि ये कब आया था, तो याद रखिएगा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। याद रखेंगे आप सभी।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हांगुल परियोजना जैसे प्रमुख परियोजना ही था, जैसे कि हाथी परियोजना हो गया या टाइगर परियोजना हो गया, उसी प्रकार से हांगुल परियोजना ये कब आया था? 1970 में आया था। अगर वही पूछा जाए गेंडा परियोजना जो है ये कब आया था? तो गेंडा परियोजना आपका 1987 में आया था, याद रखिएगा आप सभी। अगर गिद्ध संरक्षण परियोजना की बात किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि गिद्ध धीरे धीरे भारत से क्या हो गया, लुप्त हो गया है, कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है, तो इसको संरक्षित करने के लिए परियोजना कब लॉन्च किया गया था? 2006 में लॉन्च किया गया था। और हिम तेंदुआ परियोजना कब आया था? हिम तेंदुआ परियोजना की बात किया जाए तो ये आपका आया था 2009 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। और गंगा संरक्षण के लिए भी 2009 में परियोजना चलाया गया था। तो इतना फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पेपर में आ जाए। बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया था? 25 दिसंबर 1899 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि अंग्रेजों के द्वारा इसे बंदी बनाया गया था। एक बार बंदी बनाया फिर छोड़ दिया था हरियर जयंती पर, उसके बाद फिर से दोहरा के बंदी बनाया, तो उसके बाद जो है कि 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु ही हो जाता है हैजा के कारण रांची जेल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, धसा रंध्र वाला पौधे हैं नेरियम, याद रखिएगा आप, जिसे हम सभी केनेर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन से गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? देखिए, जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आता है, आप सभी को पता होगा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किरण होता है। अगर वो आपके शरीर पे पड़ जाए तो आपको चर्म रोग होने की संभावना हो जाता है। तो उससे बचाता कौन है? ओजोन परत ही बचाता है। और कहा जा रहा है कि जो आपका अंटार्कटिका है, जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर जो है कि देखा गया था कि ओजोन परत में छिद्र हुआ है, हालांकि अभी बंद हो गया है। तो याद रखिएगा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, जिसे हम सभी शॉर्ट में CFC के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, शॉर्ट में क्या कहते हैं? CFC कहते हैं। चीजें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण अगर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? कोई बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमसे चाल पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर अंतिम वेग की यहाँ पर बात किया गया है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले आपको गति का समीकरण पता होना चाहिए। अगर अंतिम वेग निकालना है तो क्या होता है? v बराबर होता है u माइनस AT होता है। क्या होता है? v बराबर u माइनस AT होता है। तो यहाँ पर हमको v का मान निकालना है। u का मान कितना दिया हुआ है? 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। त्वरण मेरे पास कितना है? 4 है। और समय कितना दिया हुआ है? टाइम कितना दिया हुआ है? तो टाइम आपके पास 2 सेकंड का दिया हुआ है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा और इधर आपका प्लस यहाँ 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 28। तो 28 मीटर प्रति सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चीजें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए, चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वह आपका 1973 में शुरू हुआ था और ये आपका वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। जो वनों की कटाई हो रहा था उसके बचाव के लिए जो है कि चिपको आंदोलन शुरू किया गया था और इसके प्रमुख नेता था सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा। अच्छा, ये आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुआ था? यूके यानी कि उत्तराखंड से हुआ था। जैसे कि जहाँ पर पेड़ कटते देखता था तो वहाँ क्या होता था? पेड़ से चिपक जाता था आदमी सब। अगला प्रश्न देखिए, समझिएगा क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है कि एक वस्तु पानी में तैरता है परंतु नारियल तेल में वो डूब जाता है, तो वस्तु का घनत्व क्या होगा? देखिए, अगर पानी की बात किया जाए तो पानी में एक वस्तु तैर रहा है पर नारियल तेल में वो डूब जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो कल के सेशन में आपको घनत्व के बारे में हम आपको बताए थे, याद रखिएगा। जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो ऑटोमेटिक उसमें डूब जाएगा। जैसे कि लोहा का घनत्व पानी से अधिक होता है तो लोहा ऑटोमेटिक उसमें डूबेगा, याद रखिएगा। जैसे कि पारा का घनत्व जो है लोहा से अधिक होता है तो लोहा पारे पर तैरेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C, A और B दोनों सत्य होगा कि तेल के घनत्व से ज़्यादा होता है, हो सकता है वस्तु का घनत्व होगा जिसके कारण से तेल में डूब रहा है, और पानी से कम होगा जिसके कारण से वो उस पर तैर रहा है। चीज़ें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा CH3OH, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका सूत्र है? तो मेथनॉल का सूत्र है, याद रखिएगा आप सभी। किसका है? मेथनॉल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक आपका जहरीला होता है, इससे कह सकते हैं कि पीने से अंधापन या मृत्यु होने की भी संभावना होता है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो परमाणु है। देखिए यहाँ पर एक्स की बात किया गया, एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, बट उसका विन्यास यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन होता है इसका ही विन्यास होता है 287 होता है। किसका बात की हम? क्लोरीन की बात किए हैं, क्लोरीन की बात किए, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक की बात किया जाए, परमाणु क्रमांक की बात किया जाए तो कितना होता है? 17 होता है। तो ये फैक्ट पर आपको गौर करना है, कितना होता है? 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तु का समान गतिज ऊर्जा से चल्यमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? देखिए इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको गति का समीकरण पता होना चाहिए। अच्छा, गति का समीकरण क्या होता है आप सभी को पता है कि 1/mv² होता है। पता है आप सभी को 1/mv² होता है? बोलिए हाँ, बिल्कुल होता है। अब आइए देखिए सवाल बनाते हैं हम सभी। पहला क्या है? m दिया हुआ है, m का मान कह सकते हैं कि ये 1 हो सकता है, और यहाँ पर 4m दिया हुआ है। जो m है इसका मान 1 ही होगा, याद रखिएगा आप सभी। चीज़ें क्लियर हैं? तो पहला हो जाएगा 1/mv² हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा 1/mv² हो जाएगा, क्योंकि दो द्रव्यमान मेरे पास दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा, mv² हो जाएगा। ये हो गया mv1 वाला और ये हो गया mv2 वाला। यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा क्या? mv², और उसके बाद इधर से एक मेरे पास mv² बचेगा। चीज़ें क्लियर हैं? बोलिए हाँ क्लियर हैं। तो मेरे पास क्या बचा? एक mv² बचा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा था यहाँ पर एक mv² बचा हुआ था। इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए क्या होने वाला है। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ था m हो जाएगा, एक m होगा, और गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? mv² हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है 4m दिया हुआ है, 4m गुना mv² हो जाएगा। बोलिए हाँ बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ तक चीज़ें आपका क्लियर हैं? बोलिए हाँ बिल्कुल क्लियर हैं। अब आइए थोड़ा आगे प्रोसेस करते हैं हम सभी, तब समझ में आपको आएगा। तो यहाँ पर आपका अनुपात में दिया हुआ है, तो इसको सबसे बटा में सबसे पहले लीजिए आप सभी। तो बटा में सबसे पहले ये दोनों आएगा, इसको हम 1 नाम दिए हैं, इसको हम सभी 2 नाम दिए हैं। तो एक हो जाएगा v1 और उसके बाद v2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम सभी कर देंगे। बात समझे? बिल्कुल बोलिए कि हाँ बात समझ चुके हैं। और उसके बाद बराबर में आपका हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, इसको हटका देते हैं। अभी तक में हमने क्या समझा कि ये v1 दिए थे नाम, इसको v2 नाम दिए थे, इस पे होल स्क्वायर था, बराबर में क्या था? 4/1 था। गुना कीजिएगा तो ये आपका पूरा सेक्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? v1 v2 करेंगे और बराबर यहाँ पर 4/1 करके और ये स्क्वायर को हटकाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। बात समझे? बिल्कुल समझे कि यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। अब 4/1 रूट का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान 2 होगा और इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ें फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ मेरे पास ये सेक्शन आया हुआ है कि यहाँ से रूट से इसका मान निकालें तो 2/1 आया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर v1 और v2 का मान कितना था? 2/1 था। तो अब देखिए v1 का जो मान हो जाएगा, v1 अनुपात v2 अगर कीजिएगा तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1 होगा। तो 2 कहीं 1 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आराम से बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत का अच्छा चालक है। देखिए चांदी जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है। हालांकि चांदी महंगा होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसके जगह पर हम सभी तांबा का उपयोग करते हैं, कॉपर का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर बिजली का जो तार देखिएगा वो कॉपर का बना होता है। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाणुओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा साइकस को, याद रखिएगा ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जिम्नोस्पर्म वर्ग का पौधा होता है साइकस, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
अगला क्वेश्चन है कि पौधे के नस्लों में सुधार करने के लिए सक्षम उत्पन्न करते हैं। तो देखिए पौधों की नस्लों में सुधार करने के लिए जो आपका लक्ष्य उत्पन्न करते हैं, सॉरी लक्ष्य यहाँ पर है, तो लक्ष्य जो उत्पन्न करते हैं ये सभी हो जाएगा। रोग मुक्त प्रजाति होगा, अधिक उपज देने वाली किस्म हो जाएगा या प्रजाति हो जाएगा, शोध प्रयोग हेतु होने वाली प्रजाति हो जाएगी। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, सॉरी निर्भर नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है चालक का प्रतिरोध, जबकि चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर करता है और चालक के तापमान पर करता है। तो ये सभी पे करता है, जबकि चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर नहीं करता। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। याद रखिएगा आप सभी, कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अच्छा, कब ये चंद्रमा पर कदम रखा था? 1969 में रखा था। अच्छा, उसका नाम क्या था जिसके तहत कह सकते कि जिस अंतरिक्ष यान के तहत वो चंद्रमा पर पहुंचा था? अपोलो 11 नाम था। याद रखिएगा आप सभी, क्या नाम था? अपोलो 11 नाम था। इसी के द्वारा जो है कि ये चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था 1969 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डैश तापमान पर बर्फ का वाष्पीकरण होता है? क्वथनांक के नीचे होगा, याद रखिएगा, यानी कि 0 डिग्री से नीचे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ क्वथनांक से नीचे होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वथनांक से नीचे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं? स्टैकेड डिस्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी।